अब हम क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में, तो अभी हम क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में देखेंगे। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी कि नाम से ही पता चलता है कि क्रॉनिक यानी कि स्लो प्रोसेस, स्लोली जो डेवलप होता है, रीनल यानी कि किडनी, फेलियर यानी कि वो उसका फंक्शन करने में फुलफिल नहीं होना, तो उसे हम कहेंगे फेलियर। तो यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर मतलब धीरे धीरे किडनी में ऐसा कोई पैथोलॉजी डेवलप होता है जिसकी वजह से उसका फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज ए सिंड्रोम, इट इज ए सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिटोरेशन ऑफ द लंग फंक्शन। क्या है? प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है और इरिवर्सिबल होता है। अगर डैमेज हो गया है तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसको वापस से रीजनरेट नहीं किया जाता। इरिवर्सिबल डिटोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन यानी कि रीनल किडनी का जो काम है उसका डिटोरेशन होना, कुछ भी ऐसा चेंजेस होना किडनी में जो कि रिवर्सिबल नहीं है, उसके वजह से किडनी का फंक्शन जो है वो हैम्पर होना, खराब होना या कम हो जाना ड्यू टू स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेनल पेरेन्काइमा। ये कैसे होता है? तो धीरे धीरे जो रेनल पेरेन्काइमा है, जो रीनल टिश्यूज है, जो नेफ्रॉन है, उसका डैमेज होना, इवेंचुअली टर्मिनेटिंग इन डेथ व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर डैमेज। इवेंचुअली डेथ हो जाता है और उसके किसके वजह से? तो नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो ये एक प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिटोरेशन होता है, धीरे धीरे और इरिवर्सिबल डिटोरेशन होता है किडनी के फंक्शन का, किडनी के फंक्शन का होता है, जिसमें क्या होता है? तो किडनी के जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो डेफिनेशन है, इट इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिटोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन due to the slow destruction of renal parenchyma eventually terminating in death when sufficient number of nephrons are damaged। तो नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो अगर ये डैमेज होगा तो किडनी का फंक्शन अपने आप कम हो जाएगा और उसे ही हम कहेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर होने में जो मेन कॉज होता है वो होता है एसिडोसिस का। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर अगर हुआ है, किडनी अगर फेल हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पीएच है ब्लड का वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, एसिडोसिस रहेगा और उसकी वजह से वो ज्यादा हैम्पर करेगा बॉडी के सभी पार्ट्स को और किडनी को भी। तो एसिडोसिस क्या है? वो मेन फैक्टर है सीआरएफ का। क्रॉनिक रीनल फेलियर का जो मेन फैक्टर है वो है एसिडोसिस। इसके बाद हम देखेंगे इडियोपैथोजेनेसिस, मतलब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें दो आएंगे, सबसे पहले ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी और दूसरा आएगा टिब्यूलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी। हाँ, जो किडनी है उसका फंक्शन कब कम होने लगेगा, किडनी का फंक्शन कब कम होने लगेगा? जब नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगेंगे। नेफ्रॉन्स डैमेज होने में दो चीजें होती है, एक तो ग्लोमेरुलर होता है या फिर ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा टिब्यूल्स होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट। तो ट्यूबुलो इंटेस्टिनल और ग्लोमेरुलर, ये दो का पैथोलॉजी अगर होता है, इस दो में से किसी का भी पैथोलॉजी होता है, डैमेज होता है, तो हम लैंड अप कर सकते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में। तो कॉज में सबसे पहला आएगा ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रिलेटेड टू ग्लोमेरुलस, और दूसरा टिब्यूलो इंटेस्टिनल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रिलेटेड टू टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो ये दो चीज की वजह से हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर देखने मिलेगा। सबसे पहला देखेंगे ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी। तो ग्लोमेरुलस जो
नेफ्रॉन्स का स्टार्टिंग का पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, उसका काम क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस का काम होता है एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड आता है उसको फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो इसका जो काम क्या होता है वो होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना ब्लड का। अगर ग्लोमेरुलस में किसी तरह का पैथोलॉजी आता है, डैमेज होता है, तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिफेक्ट होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम होने लगेगा, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में क्या देखने मिलेगा? ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेशन का, जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना। अगर ग्लोमेरुलस का डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, तो हमें क्या देखने मिलेगा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने मिलेगा, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के, वो यूरिन के तरफ से बाहर जाने लगेंगे, वो यूरिन के तरफ से बाहर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोप्रोटीनेमिया देखने मिलेगा और यूरिन में प्रोटीन यूरिया देखने मिलेगा, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाना, बॉडी में प्रोटीन का, एल्बुमिन का अमाउंट कम हो जाना, और उसके वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा देखने को मिलेगा। तो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में क्या है? ग्लोमेरुलर का सबसे पहले काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। अगर ग्लोमेरुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा है या उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैम्पर होगा और हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसा पिक्चर देखने मिलेगा, जिसमें प्रोटीन जो है बॉडी से लॉस होने लगेगा, हमें हाइपो प्रोटीनेमिया बॉडी में देखने मिलेगा या हाइपो एल्बुमिनिमिया देखने मिलेगा, और यूरिन में हमें प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रोटीन यूरिया देखने मिलेगा। जो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज जो होता है, यानी कि किडनी में ही कुछ प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से फंक्शन हैम्पर होता है, तो वो प्राइमरी कॉज होता है। सेकेंडरी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो ओरिजिनेट होता है बॉडी में कोई और पार्ट पे, ओरिजिनेट कोई और पार्ट पे होता है और उसका इफेक्ट आता है किडनी पे। डैमेज कोई और पार्ट से चालू होता है, इफेक्ट आता है किडनी पे, तो उसका हम इंक्लूजन करेंगे सेकेंडरी कॉजेज में। तो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में प्राइमरी कॉजेज में सबसे मेन चीज आता है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होने के वजह से हमें ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी देखने मिलेगा और क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट लैंड अप होगा। दूसरा है सेकेंडरी कॉज। इसमें क्या होता है? जो कॉज होता है वो ओरिजिनेट होता है बॉडी के किसी दूसरे सिस्टम से, लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है वो आता है नेफ्रॉन्स पे। कहाँ पे आता है? नेफ्रॉन्स पे आता है। तो ये हो गया उसका सेकेंडरी कॉज। इसके एग्जाम्पल में होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, और दूसरा है डायबिटीज नेफ्रोपैथी। तो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस क्या होता है? तो ये एक टाइप का इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ही सेल्स को किल करता है, अपने ही सेल्स को मारता है। तो उसके वजह से क्या होता है? हमें डैमेज किडनी में भी देखने मिलता है, किडनी का फंक्शन कम होता है और पेशेंट लैंड अप होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में। दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटीज अगर पेशेंट को हुआ है तो डायबिटीज की वजह से किडनी पे काफी तरह का प्रेशर्स आने लगते हैं, ब्लड सप्लाई में प्रेशर आने लगता है और उसकी वजह से कुछ पैथोलॉजी देखने मिलता है जिससे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्या कहते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी के बारे में। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन का। अगर ये फिल्टर ठीक से नहीं हो पाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हमारा जो पेशेंट है वो लैंड अप हो सकता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में। दूसरा है टिब्यूलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी, यानी कि टिब्यूल्स और इंटरस्टिशियल
सेल्स जो होता है उसमें पैथोलॉजी यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन होना, उसका डैमेज होने के वजह से जो चीज देखने को मिलता है उसका इंक्लूजन करेंगे टिब्यूलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी में। तो टिब्यूल्स का हमारा काम क्या होता है, टिब्यूल्स उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उसका काम क्या होता है। तो जैसे ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेशन का, वैसे ही टिब्यूल्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये जो काम होता है ये होता है टिब्यूल्स का। तो अगर टिब्यूल्स में किसी तरह के पैथोलॉजी आते हैं तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, सिक्रीशन जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट किया जाएगा, प्रॉपर अमाउंट में यूरिन एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, तो जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो जब टिब्यूल्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है, पैथोलॉजी आता है, तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन का काम ठीक से नहीं हो पाता और हमें एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन देखने को मिलता है। इसके 4 कॉजेज बताए गए हैं। सबसे पहला कॉज है वेस्क्यूलर कॉज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, infectious cause related to infection, toxic cause related to any toxic material और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक या किडनी में, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले वेस्कुलर कॉज देखेंगे। तो वेस्कुलर कॉज यानी कि ब्लड रिलेटेड कॉज जो होगा, तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है लॉन्ग स्टैंडिंग तो उसके वजह से भी टिब्यूल्स पे इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और टिब्यूल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर हाइपरटेंशन है तो उसके वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस देखने मिलता है, ब्लड वेसल्स का ऑक्लूजन देखने मिलता है और किडनी फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा है इन्फेक्शियस कॉज, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन, अगर इन्फेक्शन अगर किडनी में डेवलप होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, टिब्यूल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और पेशेंट लैंड अप करता है क्रोनिक रीनल फेलियर में। तीसरा है टॉक्सिक कॉज, अगर हम कोई भी अमाउंट का मेटल ये करते हैं, क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्ट करते हैं या फिर बॉडी में ज्यादा यूज करते हैं किसी टाइप के मेटल्स का, तो उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से पेशेंट लैंड अप हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर में। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है इनटेक ऑफ एनाल्जेसिक, जो हम पेन किलर्स वगैरह लेते हैं वो पेन किलर्स का इफेक्ट किडनी पे होता है। तो यानी कि हमें लॉन्ग टर्म या फिर हाई डोज में ये सब चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इनटेक करते हैं एनाल्जेसिक का हाई डोज में या लॉन्ग टर्म में, लीड का यूज करते हैं, कैडमियम का यूज करते हैं, तो कभी ना कभी उसका टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, किडनी धीरे धीरे फंक्शनिंग करना कम करेगी और हमें क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। चौथा कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, तो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि किडनी के बाहर यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा होता है, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टोन से, क्लॉट से या ट्यूमर से, स्टोन, क्लॉट या ट्यूमर फॉर्मेशन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना, यूरिन बाहर की तरफ न आ पाना, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ेगा बॉडी में और उसके वजह से भी डैमेज होगा रीनल फंक्शन और हमें क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। तो दूसरा जो कॉज है वो है ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी, जिसमें 4 कॉजेज है। एक तो वेस्क्यूलर कॉज, इन्फेक्शियस कॉज, टॉक्सिक कॉज और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। तो ये हो गया कॉजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। अभी रीनल फेलियर जो होता है यानी या फिर रीनल जो डैमेज होता है वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कैसा कैसा हमें देखने मिलेगा, तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा डिक्रीज इन द रीनल रिजर्व, दूसरा हमें रीनल इनसफिशिएंसी देखने मिलेगा, तीसरा रीनल फेलियर देखने मिलेगा और चौथा लास्ट एंड स्टेज रीनल डिजीज देखने मिलेंगे। तो डिक्रीज रीनल रिजर्व में क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला हमें देखने मिलेगा कि डैमेज होता है रीनल पैरेन्काइमा, डैमेज टू रीनल पैरेन्काइमा इज मार्जिनल।
थोड़े से अमाउंट में अगर रीनल पैरेन्काइमल सेल्स अगर डैमेज हुए होंगे तो उसका इंक्लूजन किया जाता है कि पेशेंट धीरे धीरे क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या होता है, किडनी का फंक्शन तो ठीक होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो 50% तक ठीक रहता है, 50% नॉर्मल होता है, BUN और क्रिएट का लेवल नॉर्मल होता है, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसे रीनल पैरेन्काइमा जो डैमेज है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, तो ये कंडीशन को हम कहेंगे डिक्रीज रीनल रिजर्व। पेशेंट को ये टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरा है रीनल इनसफिशिएंसी। डैमेज होता है 75% तक रीनल पैरेन्काइमल सेल्स का, जिसमें GFR जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो 25% ही काम करते हैं या फिर 25% ही नॉर्मल रहते हैं, जिसमें हमें BUN और क्रिएट का लेवल रेज दिखता है और कुछ सिम्टम्स जैसे कि पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन या फिर नॉक्चूरिया यानी कि नाइट के टाइम पे भी यूरिन पास करने का सेंसेशन होता है। तो ये चीज अगर देखने मिलेगा तो समझिएगा कि रीनल इनसफिशिएंसी है। इसमें क्या देखने मिलेगा कि डैमेज हो जाता है रीनल पैरेन्काइमा 75% तक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो 25% ही बचा होता है, BUN और क्रिएट का लेवल बढ़ जाता है, पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास करता है, यहाँ तक कि नाइट को भी पेशेंट यूरिन पास करता है। तीसरा है रीनल फेलियर। अगर और आगे की तरफ प्रोग्रेस हो गया, 90% तक रीनल पैरेन्काइमल डैमेज हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10% ही बचा होता है, जिसमें ट्यूबुलर सेल फंक्शनेबल नहीं होता और पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स देखने मिलते हैं जैसे पेडल एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज इन दी यूरिया, तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो लैंड अप कर रहा है रीनल फेलियर में। किसमें? रीनल फेलियर में। तो रीनल फेलियर में क्या देखने मिलता है, तो रीनल फेलियर में पैरेन्काइमल सेल्स जो होता है, रीनल पैरेन्काइमा जो होता है वो डैमेज होता है 90% तक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10% ही नॉर्मल होता है, ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनेबल होते हैं और पेशेंट के बॉडी में काफी सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं जैसे कि एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैल्सेमिया और या फिर हम कह सकते हैं यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ होना, हाइपर यूरेमिया। और लास्ट है एंड स्टेज रीनल डिजीज। क्या है? एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसमें हमें क्या देखने मिलता है, तो इसमें हमें GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 5% से भी कम हो जाता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में यूरिन देखने को मिलता है। इसमें यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसमें क्रिएट का लेवल, BUN का लेवल, यूरिया का लेवल रेज्ड हो जाता है, पेशेंट को बायलैटरल एडिमा, फ्लूइड ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब पिक्चर पेशेंट को देखने मिलता है। और वो जो होता है प्राइमरी या सेकेंडरी सिस्टमिक कॉज की वजह से हो सकता है, विद प्राइमरी या सेकेंडरी सिस्टमिक सिंड्रोम, यानी कि पैथोलॉजी रिलेटेड टू किडनी भी हो सकते हैं और पैथोलॉजी रिलेटेड टू अदर पार्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हार्ट, लंग्स, ये सब जगह पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये हो गया 4 स्टेज जो होता है धीरे धीरे कैसे रीनल या फिर हम कह सकते हैं किडनी खराब होता है। सबसे पहले डिक्रीज रीनल रिजर्व देखने मिलेगा, फिर रीनल इनसफिशिएंसी देखने मिलेगा, फिर रीनल फेलियर देखने मिलेगा और अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलेंगे। अभी क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमें क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलते हैं, तो अगर प्राइमरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन होता है यानी कि रीनल रिलेटेड ही होता है, तो हमें क्या देखने मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या देखा जाता है, तो आर्टेरियल ब्लड अगर हम देखेंगे, ABG आर्टेरियल ब्लड गैस का रिपोर्ट देखेंगे तो pH जो होगा वो 7.3 से कम हो जाएगा और उसके साथ साथ HCO3 का लेवल भी है जो वो कम हो जाएगा, लेस देन 22।
ऐसा चीज अगर हमें देखने मिला तो हम कहते हैं कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। इसके साथ साथ ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, डीप ब्रीदिंग जो होता है वो पेशेंट लेने लगता है, टैकेप्निया हो जाता है पेशेंट। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है और इसके साथ साथ काउसोमल ब्रीदिंग देखने मिलता है, टैकेप्निया देखने मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। दूसरा है हाइपरकैलेमिया। कभी भी पोटेशियम जो है वो बॉडी में दो ही जगह से सिक्रीट किया जाता है, एक किडनी से और दूसरा स्वेटिंग से। इसके अलावा तीसरा कोई भी रास्ता नहीं होता। स्वेटिंग से तो बहुत कम अमाउंट में या बहुत मिनिमल अमाउंट में पोटेशियम एक्सक्रीट किया जाता है, तो मेजर रोल होता है किडनी का। अगर किडनी काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देता है तो पोटेशियम जो है वो बाहर एक्सक्रीट ही नहीं हो पाता और हमें एक कंडीशन देखने मिलता है जिसे हम कहेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया अगर कंडीशन देखने मिलता है तो उसके अंदर हमें काफी सारी चीजें देखने मिलती है, जैसे अरेथमिया, कार्डियक अरेथमिया देखने मिलता है, फटीग देखने मिलता है, मस्क्यूलर डैमेज देखने मिलते हैं, मस्क्यूलर डैमेज देखने मिलते हैं। इस तरह से काफी सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं और सबसे ज्यादा देखने मिलता है अरेथमियास। हार्ट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और अरेथमियास देखने को मिलता है। तीसरा जो फीचर है वो है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो क्या होगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा बॉडी में, जिसकी वजह से एडिमा देखने मिलेगा, फ्लूइड ओवरलोड देखने मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने मिलेगा और इवेंचुअली पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तीसरा है चौथा है हाइपर यूरेमिया, यानी कि यूरिया का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ने लगता है। यूरिया का बॉडी में लेवल बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी भी देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट ड्राउजी, कंफ्यूज स्टेट में होता है, इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, नॉशिएटिक हो जाता है, वॉमिटिंग करने लगता है। इस तरह से फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफी हार्मफुल होता है। और लास्ट है एजोटेमिया। एजोटेमिया यानी कि इंक्रीज इन BUN और इंक्रीज इन क्रिएटिनिन का लेवल। तो जैसे कि अगर BUN और क्रिएट क्या होता है, तो ये बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये बाहर की तरफ नहीं एक्सक्रीट किए जाते तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटेमिया। क्या कहते हैं? एजोटेमिया। तो क्लिनिकल फीचर में प्राइमरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन में यानी कि रीनल में सिर्फ हमें अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके वजह से हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, हाइपरयूरेमिया और एजोटेमिया देखने को मिलता है। अगर सेकेंडरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन होता है यानी कि रीनल के बाहर का, आउटसाइड रीनल, हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं? तो सबसे पहला है एनीमिया। एनीमिया यानी कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काउंट क्या होता है, HB का काउंट अपने ब्लड में कम हो जाना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, तो उसे हम कहेंगे एनीमिया। ये क्यों होता है? तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से इरिथ्रोपोएटिन नाम का एक कंपोनेंट आता है जो क्या काम करता है, जो ब्लड को बढ़ाने का काम करता है, इरिथ्रोपोएटिन। तो इरिथ्रोपोएटिन अगर किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है तो इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा एनीमिया का रीजन होता है अल्सर्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अल्सर्स हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, उसके वजह से भी एनीमिया देखने को मिलता है। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट देखने मिलता है? तो सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से एडिमा देखने मिलेगा, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने मिलेगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या देखने को मिलते हैं? तो ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड क्या होता है, लंग्स में भी इफेक्ट पड़ता है। हार्ट में जब लोड बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, लंग्स में भी बढ़ता है और उसकी वजह से हमें पल्मोनरी एडिमा देखने मिलता है।
प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप होने लगता है और इवेंचुअली पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा होता है, तो यूरिया का लेवल अगर बढ़ता है तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कहीं कहीं पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में भी जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जहां पे अल्सर्स फॉर्मेशन होने लगता है और उसकी वजह से हमें क्या देखने मिलता है, ब्लीडिंग और एनीमिया देखने को मिलता है। लास्ट है स्केलेटनल सिस्टम। स्केलेटनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो सबसे पहले है ऑस्टियोमेलेशिया और दूसरा है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस। तो ऑस्टियोमेलेशिया में क्या देखने मिलेगा, तो विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है। विटामिन डी का काम क्या होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना होता है। अगर विटामिन डी का अमाउंट कम हो जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन्स में हो नहीं पाएगा ठीक से, और एक कंडीशन देखने मिलता है जिसे हम कहेंगे ऑस्टियोमेलेशिया। और दूसरा चीज है ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस, जिसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो बढ़ने लगता है। वो क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशंस क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये हमें कैसे देखने को मिलता है, तो अगर जीएफआर या फिर हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो कम हो जाता है, तो कम होने की वजह से क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, जीएफआर कम होता है। कम होने की वजह से जो फॉस्फेट होता है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसका लेवल फॉस्फेट का ब्लड में बढ़ जाता है। ब्लड में फॉस्फेट का लेवल बढ़ने की वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होने लगता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम को क्या करता है, अपने आप एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन देखने मिलती है जिसे हम कहेंगे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्केलेटनल सिस्टम में भी हमें ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, दूसरा उसके कॉजेज रिलेटेड टू ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी या ट्यूब्यूलो इंटेस्टिनल पैथोलॉजी, उसके कॉजेज क्या क्या है, फिर किडनी कैसे कैसे खराब होता है, क्या क्या पैरामीटर्स से किडनी खराब होता है, डिक्रीज रीनल रिजर्व, रीनल इंसफिशिएंसी, रीनल फेलियर और एंड स्टेज रीनल डिजीज। और उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन और सेकेंडरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आता है वो भी हमने देखा है।